साउथ एशिया। अब साउथ एशिया आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। दिस इज मोर ऑफ इंडिया बुक वाला चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर काफी कहानियां इन्वॉल्व हैं। सो ये वर्ल्ड बुक के बाकी चैप्टर से बहुत अलग है। एंड इफ यू सी द नंबर ऑफ पेजेस, बस 13 पेजेस हैं इसके अंदर रिवाइज नोट्स में, जिसमें से आपको ये चैप्टर करना है। पहली बात तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं, इंडिया के आस पड़ोस के हमारी जो नेबर्स हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। सेकंड, क्या वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं या नहीं, क्या आज वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, क्या पहले थी डेमोक्रेटिक या नहीं। एंड यू नो विच व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पे हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। सो फर्स्ट पेज में बेसिकली कुछ 1 और 2 मार्कर्स बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट मेक्स द साउथ एशिया रीजन टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक, जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। क्यों है टर्बुलेंट, क्योंकि कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है। किस चीज को लेके, रिवर का पानी कौन कितना शेयर करेगा, ये किसका एरिया है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जैसे कश्मीर को लेकर लड़ता है इंडिया पाकिस्तान, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, सब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सबका अलग अलग रिलीजन है, सबका अलग कस्टम्स है। और इंडिया पाकिस्तान यहाँ के मेंबर्स हैं, तभी सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान अगर वॉर करने बैठ जाता है, सो इट्स गोइंग टू बी अ ट्रबलसम थिंग। दोनों ही देश न्यूक्लियर बन गए 98 में, तब से तो ज्यादा लोग अलर्ट रहते हैं कि कहीं ये न्यूक्लियर बॉम्ब यूज ना कर ले। ठीक है। सो इसीलिए साउथ एशिया के रीजन को टर्बुलेंट बोला जाता है। देन व्हाट इज साउथ एशिया, इसमें हम इन 7 कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि इनमें से कौन सा नेशन साउथ एशियन नेशन नहीं है। वी विल नेवर काउंट चाइना इन दिस, चाइना कभी भी साउथ एशिया में हम नहीं गिनते हैं। सो इस चैप्टर में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस, कि यहां की कॉमन ज्योग्राफी है। इफ यू सी ज्योग्राफी देखिए, नॉर्थ में हिमालयाज है, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है। हम सबकी ज्योग्राफी बिल्कुल कॉमन है। बट अगर आप हमारे पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे, वो बिल्कुल अलग है। कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे नहीं है। सबके लैंग्वेज अलग हैं, सबके कल्चर अलग हैं, एथनिसिटी, ड्रेस कोड एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था 2 मार्क्स का, तो यहाँ पे सारे आपके 2 2 और 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट पेज इज वेरी इजी। यहाँ पे भी आपके एमसीक्यूज हैं या 2 मार्कर। कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो शुरू से डेमोक्रेटिक हैं, इंडिया एंड श्रीलंका। एंड कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो मिलिट्री एंड सिविलियन रूल फेस कर चुकी हैं या एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सो ये आपको लर्न करने हैं कंट्रीज। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी हैज बिकम एन एक्सेप्टेड नॉर्म इन साउथ एशिया। आज आप कैसे कह सकते हैं कि साउथ एशिया में सबको डाइवर्सिटी इन द सेंस डेमोक्रेसी प्रेफर करते हैं सब लोग। क्योंकि एक सर्वे करा था हमने साउथ एशिया में, जहां पे मोस्टली कंट्रीज ने बोला कि हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, जहां पे ज्यादा फ्रीडम हो, जहां पे राइट्स हो। और बांग्लादेश और नेपाल के एक्सपीरियंसेस से आप बता सकते हो कि कैसे ये दोनों देश अगर डेमोक्रेटिक बन सकते हैं, तो बाकी देश भी बन सकते हैं। बांग्लादेश में भी लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, नेपाल में लोग सड़कों पे आ गए थे। तो इनसे बेस्ट एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं। देन हमारे 2 छोटे कंट्रीज हैं, भूटान एंड मालदीव्स। सबसे पहले तो भूटान के अंदर सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स करने हैं। इट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008, और आज वो एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। हर कंट्री में याद रखिएगा, आज मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन चुकी है। मालदीव्स एक 2 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, दैट मालदीव्स का क्या सीन है। मालदीव सल्तनत था 68 तक, सुल्तान होते थे वहां पे। देन वो रिपब्लिक बना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी उन्होंने। उसके बाद ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन गया, और आज वो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है। एक पार्टी जो वहां पे बहुत फेमस है, जो वहां पे बहुत ज्यादा जीतती है, इज मोल्डेवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ये आपको 1 मार्कर एमसीक्यू आ सकता है। इन्होंने 2018 के इलेक्शन भी जीते थे। तो अब तक हमने सिर्फ 2 छोटी कंट्रीज के बारे में पढ़ा है, भूटान एंड मालदीव्स। इसके बारे में आपको 2 या 4 मार्कर आएंगे, एंड दैट इज इट। देन वी हैव पाकिस्तान। इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर में इसका 6 मार्कर क्वेश्चन है। अगर आपसे ये लिस्ट लर्न हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं होती है तो इट्स ओके। बेसिकली पाकिस्तान के बारे में बता रही है कि वहां पे कभी डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई।
कभी वहां पे मिलिट्री रूल लगता है, कभी वहां पे सिविलियन रूल लगता है। मतलब कभी मिलिट्री के लोग उस पर रूल करते हैं, कभी आम जनता से उठा कोई प्रधानमंत्री उन पे रूल करता है। अब नाउ सी द लिस्ट। जनरल अयूब खान मिलिट्री, जनरल यहिया खान मिलिट्री, जुल्फिकार अली भुट्टो आम आदमी से बना हुआ प्रधानमंत्री, देन जनरल जियाउल हक मिलिट्री, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो's डॉटर सिविलियन। तो यहां पे कंफ्यूजन चल रहा है, कभी भी कोई भी उठ के बनी जा रहा है। जनरल अयूब खान के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि कौन लीडर थे जब पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सो दैट इज जनरल अयूब खान। कौन जनरल थे जब 71 वॉर चल रहा था, जनरल यहिया खान। उसके बाद किसके टाइम पे सबसे ज्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा था, दैट वाज जियाउल हक। एंड परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कू किया था 1999 में और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटा दिया था। अगर ये चार्ट लर्न हो जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन जस्ट रीड इट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है 6 मार्कर, क्यों पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बन पा रहा है। पाकिस्तान में जो सोशली डोमिनेंट लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, जो मिलिट्री है, जो रिलीजियस पीपल है, क्लर्जी, वो लोगों को मिलिट्री रूल बहुत पसंद है। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान के लोग सेफ महसूस करते हैं मिलिट्री रूल में, क्योंकि उनको लगता है कल को अगर हमारा इंडिया से वॉर हो गया तो एटलीस्ट एक मिलिट्री रूलर लड़ने को हमेशा रेडी रहेगा। वो सेफ महसूस करते हैं। पीपल इन पाकिस्तान फील पॉलिटिकल पार्टीज आर सेल्फिश, एंड उनको लगता है कि अगर हम इनको ले आएंगे पावर में तो ये अपने बारे में ही सीधा सोचते रहेंगे और देश के बारे में नहीं सोचेंगे। यूएस नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान न्यूक्लियर बन गया था 1998 में। उनको डर है कि टेररिस्ट के हाथ में ना लग जाए न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अगर एक मिलिट्री रूलर रहेगा तो बहुत स्ट्रिक्टनेस रहेगी और वो ढंग से मैनेज कर पाएंगे। दैट्स वाई ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पा रही। पहला, वहां के सबसे ज्यादा अमीर और पावरफुल लोग नहीं चाहते। दूसरा, वहां पे लोग सोचते हैं कि हम सेफ महसूस करेंगे अंडर मिलिट्री रूल। तीसरा, दे फील पॉलिटिकल पार्टीज आर सेल्फिश। एंड चौथा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो बॉम्ब ताकि गलत हाथों में ना लग जाए, टेररिस्ट के हाथों में, तो इसलिए वहां पे यूएस चाहती है कि कभी भी डेमोक्रेसी ना आए। क्या ये रीजंस आप सबको क्लियर है व्हाई पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेबल डेमोक्रेसी? Yes, sir. तो दिस इज अ 6 मार्कर, प्लीज डू इट। एक 2 मार्कर आ सकता है। कैसे आप कह सकते हो कि आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो डेमोक्रेसी चाहते हैं? फ्री प्रेस है वहां पे, मतलब मीडिया के पास फ्रीडम है, और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है वहां पे। सो ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे, योर आंसर विल बी कंप्लीट। नाउ वी हैव सेकंड, विच इज बांग्लादेश। सेकंड स्टोरी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश का क्रिएशन कैसे हुआ था आप इंडिया बुक में पढ़ चुके हो। यू नो द ड्रिल, कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को तंग किया जाता था बाय वेस्ट पाकिस्तान पीपल। उनको इतना मारा पीटा गया कि वो भाग के इंडिया आ गए। जब वो इंडिया आए नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से, तो हमने ऑब्वियसली उनको रखा यहाँ पे, उनको खाना वाना खिलाया, टेंट्स में रखा। बट देन द क्वेश्चन वाज व्हेन विल दे गो बैक। इस दौरान हमारा पाकिस्तान से वॉर हो गया और उस वॉर में हम जीत गए और पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। दे हैड टू सरेंडर। और 71 वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान में, जिसमें वी वन दैट एरिया। हमने वो अपने साथ ना मिला के एक अलग देश बना दिया, बांग्लादेश। ये स्टोरी आप इंडिया बुक से पढ़ोगे, फॉरेन रिलेशंस वाले चैप्टर में गिवन है। आगे की स्टोरी जानते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें ये 3 फीचर्स थे। सेक्युलरिज्म, मतलब सारे रिलीजन इक्वल हैं। डेमोक्रेसी, जहां पे लोग अपनी खुद की मर्जी की सरकार चुने। एंड सोशलिज्म, जहां पे वेलफेयर हो। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के कोई 2 फीचर्स बताइए। शेख मुजीब उर रहमान जो मेन लीडर थे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था पहले, जिसको इंदिरा गांधी ने छुड़वाया और बांग्लादेश बनवाया, वो वहां के पहले लीडर बन गए, शेख मुजीब उर रहमान। इन्होंने वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बदल डाला, पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया, और बोला सिर्फ मेरी पार्टी रहेगी, अवामी लीग, बाकी और कोई पार्टी वहां पे नहीं रहेगी। सो वादा किया डेमोक्रेसी का, और एकदम जैसी कंट्री बनी तो उन्होंने बिल्कुल ही पलटी मार ली। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इस लीडर को
लोगों ने उठा के मार दिया। ही वॉज असैसिनेटेड इन 75। न्यू लीडर आए जियाउर रहमान जब आए बांग्लादेश नेशनल पार्टी के, इनको भी लोगों ने असैसिनेट कर दिया। फिर एच.एम. इरशाद आए, जिसके टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, लोग सड़कों पे आ गए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और 1990 में उनको रिजाइन करना पड़ा। 91 में इलेक्शंस हुए, तब से लेके अब तक बांग्लादेश एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना इज द प्राइम मिनिस्टर सिंस सो लॉन्ग। सो आज वहां पे पार्टीज बहुत सारी हैं और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो ये भी पोर्शन आप लर्न कर लेंगे, यू आर गुड टू गो। नेपाल। नेपाल एक हिंदू किंगडम हुआ करता था, जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मतलब वहां पे किंग था। लोग अब थक गए थे किंग के रूल में, किंग के रूल में कोई फ्रीडम नहीं था, और लोगों को चाहिए था फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। किंग ने आर्मी की मदद से पूरा कंट्रोल कर लिया और लोगों को बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। ही डिड नॉट गिव स्पेस टू पीपल टू ब्रीथ, मतलब कोई फ्रीडम नहीं था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1990 में, क्योंकि काफी प्रोटेस्ट हुए, बट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वाज नॉट इनफ। क्यों नेपाल में इतनी जल्दी डेमोक्रेसी नहीं आ पाई? क्योंकि नेपाल में एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कुछ लोग थे जो चाहते थे डेमोक्रेसी आए, कुछ लोग थे जो चाहते थे किंग का रूल रहे, और कुछ लोग वायलेंस यूज करके सरकार से अपनी बातें मनवाना चाहते थे। ये है डेमोक्रेट्स, मोनार्किस्ट्स एंड माओइस्ट्स। तो ये तीनों के चक्कर में तीनों बिल्कुल फंस गए इस सिनेरियो में, एंड वहां पे कुछ भी नहीं हो पाया। 2002 में किंग ने पार्लियामेंट को अबॉलिश किया। 2006 में लोग सड़कों पे आ गए और प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। नेपाल 2008 में डेमोक्रेटिक बन गया। 2015 में इन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वहां की फेमस पार्टी है सेवन पार्टी अलायंस। आज नेपाल भी एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। सो हर जगह पे स्ट्रगल हुआ बेसिकली, एंड उस स्ट्रगल के बाद वहां पे डेमोक्रेसीज आई। अब श्रीलंका के बारे में एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि ये शुरू से डेमोक्रेटिक थी। हमने ऊपर पढ़ा, दो नेशंस थे जो शुरू से डेमोक्रेटिक थे, इंडिया और श्रीलंका। इसको सेलोन के नाम से जाना जाता था। हमें आजादी मिली 47 में, इनको आजादी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। तो नेपाल और श्रीलंका ऐसे टॉपिक में से वो 6 मार्कर तो नहीं आ सकता ना? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये तो यूजलेस ही है, नहीं श्रीलंका नहीं के बारे बेटा। में कौन बात करता है? नहीं, आ सकता है 6 मार्कर। नेपाल भी देखो 6 पॉइंट्स है, और श्रीलंका भी दे कैन इजीली गिव, प्लस जिसमें कंटेंट नहीं भी होता दे कैन ऑल्सो गिव। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिसमें ज्यादा कंटेंट हो वही 6 मार्कर आएगा, दे कैन इवन गिव लेसर कॉन्टेंट कंटेंट वाला। ठीक है। सो रीड एवरीथिंग। जब आपको इतना कट शॉर्ट कर दिया, देन यू कैन डू, राइट? इतना तो कहानी पढ़ के कर ही सकते हो। श्रीलंका। यस सर। श्रीलंका को 48 में इंडिपेंडेंस मिल गया था, तब से लेके अब तक वो डेमोक्रेसी है। पर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सिन्हालाज और तमिल का। सिन्हालाज वहां पे मेजोरिटी थे, तमिल वहां पे माइनॉरिटीज थे, और सारा इंपॉर्टेंस सिर्फ सिन्हालाज को मिलता था, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब ये तमिल्स वहां पे पहुंचे कैसे थे? इंडियन तमिल, इनको ब्रिटिशर्स ले गए थे अपने साथ टी प्लांटेशन कराने, कि आप लोग बहुत प्रो हो, आप हमारे साथ चलो और आप श्रीलंका में रहना शुरू कर दो। जब श्रीलंका से ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, तो इन लोगों को बोला गया कि आप वापस जाओ इंडिया। बट देन दे सेड हम सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हम क्यों जाएं? सो दे मेड एन आर्मी अपनी खुद की, एक छोटा सा उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, कॉल्ड LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ये चाहते थे कि इनको एक अलग कंट्री बना के दी जाए, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को कट करके, और तमिल इलाम उस कंट्री का नाम हो। राजीव गांधी इसके सर अंदर। तो वो जो असैसिनेशन, हाँ यही बोल रही थी। हाँ, राजीव गांधी ऑब्वियसली इसके अंदर Yes. इंटरफेयर करने लग गए, और उनको लगा कि हमारे इंडियन तमिल भाई यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो उन्होंने थोड़े पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे अपने 87 में। बट जैसे ही वहां पे लोगों ने उनको भेजा, तो LTTE ने उनसे ही लड़ना शुरू कर दिया, इंडियन फोर्सेस से। हम गए उनकी मदद करने थे, बट दे गॉट ऑफेंडेड कि आप हमारी मदद करने क्यों आए हो। एंड श्रीलंका को भी ये बात पसंद नहीं आई। सो ये विड्रू कराया गया, सिविल वॉर हुआ इन दोनों के बीच में, और बहुत ही नुकसान हुआ श्रीलंका का इस दौरान। दो स्कैंडिनेवियन नेशंस जिन्होंने इनके बीच में पीस लाने की कोशिश करी है, वन इज नॉर्वे एंड वन इज आइसलैंड। श्रीलंका की इकोनॉमी उसके बाद तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ये फर्स्ट कंट्री थी टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी, फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल पॉपुलेशन, जीडीपी इनका बहुत अच्छा था। बट आज प्रेजेंटली इनकी इकोनॉमी इज वेरी बैड। पैंडेमिक के बाद ये लोन्स में डूबे हुए हैं, बैड सिचुएशन है, और ऑब्वियसली द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड।
सो इनमें से आपको कोई भी 6 मार्कर आ सकता है। ऊपर की सारी कंट्रीज की कहानी शुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या ये सारी कंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको? यस सर। ओके, सो लेट्स सी अब रिलेशंस क्या है। अब एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ रिलेशंस के अंदर विच विल डेफिनेटली वर्क। देखो, इंडिया पाकिस्तान तो हमें पता है, तो ये तो हम बना लेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा पता है कि कश्मीर को लेके हमारा लड़ाई चल रही है, वो भी कश्मीर चाहते थे, हमारे पास है। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा एरिया है जहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि वहां पे लोग ठंड से ज्यादा मर रहे हैं रादर देन वॉर से, फिर भी दोनों हम क्लेम करके बैठे हैं कि हमारा है हमारा है। जब इंडिया न्यूक्लियर बना 98 में, एक महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बन गया। हमने अपने टेस्ट करे पोखरान में, उन्होंने करे चगाई हिल्स में। वो बहुत टेररिज्म करते हैं हमारी कंट्री में। आईएसआई हम पे बहुत स्पाई करता है। कश्मीर के सारे यंगस्टर्स को भड़का के वो मिलिटेंट्स बनाते हैं, उनको टेररिस्ट बनाते हैं, वेपन सप्लाई करते हैं ताकि वो इंडिया को तंग करें। और हमारा रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है बिकॉज देर आर 6 रिवर्स जो बहते हुए पाकिस्तान जाती हैं। पाकिस्तान को इनसिक्योरिटी रहती है कि इंडिया पानी रोक ना दे। तो ये तो हो गया हमारा पाकिस्तान के साथ जो बहुत सारी चीजें हमें पता है। जब भी कोई और कंट्री का रिलेशन आए, ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ भूटान को छोड़ के आप जब भी पॉजिटिव नेगेटिव लिखना हो और अगर आप पॉइंट भूल जाओ, ये 3 पॉइंट आप सब में लिखाना। हम कोऑपरेट करते हैं, हम आपस में ट्रेड करते हैं, जब कोई डिजास्टर होता है हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 3 पॉइंट्स आपके हर जगह चल जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री। नेगेटिव पॉइंट अगर आपको लिखना है इंडिया के साथ का, लिख दो। हर नेशन को लगता है इंडिया इज अ रीजनल बुली, इंडिया हमारे मामलों में दखल अंदाजी देता है। ये कॉमन पॉइंटर्स हैं जो आप लिख सकते हो। अनदर नेगेटिव पॉइंट, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, तो यहां पे लिख दो कि ट्रेड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये 3 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स यहां पे बिल्कुल कॉमन रहेंगे एंड यू कैन ऑलवेज प्ले सेफ। बट लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते कैसे हैं। आप लोग सोचेंगे बांग्लादेश हमने बनवाया, रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, है भी। देखो, लुक ईस्ट इंडिया का पार्ट है, लुक ईस्ट पॉलिसी का। हम ट्रेड करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, जब वहां पे कोई डिजास्टर आता है हम उनकी बहुत मदद करते हैं और वो भी हमारी करते हैं। बट नेगेटिव क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी कौन कितना यूज करेगा, इस पे हम लड़ते हैं। उनके वहां से जो लोग आए थे 71 में, वो अब तक वापस नहीं गए और इलीगली रह रहे हैं, तो इसलिए हम उनसे नाराज हैं। काफी लोग हैं वहां पे जो एंटी इंडियन इस्लामिक ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। बांग्लादेश सबको नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है, हमें नहीं करता। हमारे सोल्जर्स को खड़े भी नहीं होने देता अपने बाउंड्रीज पे, और उनको लगता है कि इंडिया एक रीजनल बुली है। मैंने आपको कॉमन पॉइंट्स बता दिए। जब भी कोई रिलेशन आए आप भूल जाओ, कोऑपरेशन, ट्रेड, डिजास्टर, कॉमन पॉइंटर्स। इंडिया इज अ रीजनल बुली, और ट्रेड होएगा तो डिस्प्यूट तो होंगे। दीज आर 2 कॉमन नेगेटिव पॉइंटर्स। ठीक है, तो ये हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंडिया मालदीव्स कॉर्डियल रिलेशन है, गुड रिलेशंस है। 1988 में जब श्रीलंका ने अटैक किया था मालदीव्स पे, इंडिया ने उनकी बहुत मदद करी। हम उनके कंट्री में बहुत पैसा लगाते हैं, टूरिज्म हम बहुत बढ़ाते हैं, हमारे सारे सेलिब्रिटीज वहीं जाते हैं घूमने फिरने। बट प्रेजेंटली रिलेशन अच्छे नहीं है, जो बुक में एडेड नहीं है। इस साल अगर आप बात करोगे, मालदीव्स के साथ हमारे रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ गई है, जब मोदी जी ने बोला था कि मालदीव्स मत जाओ और यहाँ पे जाओ, जो हमारे लक्षद्वीप, अंडमान वगैरह वगैरह। ठीक है, ऊपर थोड़ा कट गया है यहाँ पे, बट दिस इज इंडिया एंड नेपाल। अगेन ट्रेड कोऑपरेशन, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। देन मैंने आपको बताया डिजास्टर वाला। उसके बाद हमें ना कोई वीजा चाहिए ना पासपोर्ट यहाँ जाने के लिए, ना उनको चाहिए। हम एक दूसरे की मदद करते हैं हर चीज में। हाँ जी सौम्या। सर मॉलडीव्स का अगर आए, डू वी मेंशन द प्रेजेंट सिचुएशन? यस यू कैन, 100% यू कैन। करंट अफेयर लिखने से थोड़ा एज मिलता है पेपर को कि दैट यू आर अवेयर, सो यू कैन ऑलवेज राइट। नेगेटिव ओके। ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स है। नेपाल और चाइना अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम है बिकॉज यू नो चाइना इज नॉट आवर फ्रेंड। नेपाल में जो माओइस्ट कल्चर है, हमारा कहना है कि उसकी वजह से हमारे इंडिया में भी लोग नक्सल लाइट्स बन गए हैं, नक्सलवादी ग्रुप बन गए हैं जो वायलेंस करते हैं। सो दे गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम माओइस्ट कल्चर। नेपाल को लगता है इंडिया इज अ रीजनल बुली, इंडिया हमारे मामलों में बहुत घुसता है। और नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वो खुश नहीं रहते क्योंकि सी का कोई एक्सेस नहीं है उनके पास। और इंडिया के नीचे आप देख रहे हो सारा कितना पानी ही पानी है। सो दे आर क्वाइट जेलस। नेपाल में भी कुछ एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, ये भी हर जगह लिख सकते हो अगर मन करे।
श्रीलंका इंडिया पॉजिटिव मैंने आपको बता दिए, सब में ये चलेंगे। नेगेटिव, टू मच इंटरफेरेंस, इंडिया एज अ रीजनल बुली। क्या ये चीज सबको क्लियर है जो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ रिलेशन वाली? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमेशा याद रखना, ये पॉइंटर सब में चलेंगे। इस बार के सैंपल पेपर में इंडिया भूटान के रिश्ते आए हुए हैं। ये एक लौती कंट्री है जिससे हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल गुड रिलेशंस, भूटान को हम बड़ी मदद करते हैं, वो हमारी बड़ी मदद करते हैं। उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में हमने बहुत पैसा लगाया है और हमारे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सो इन शॉर्ट, भूटान के साथ तो हमारे बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ आई फील दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सालों तक ये आया नहीं है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया के साथ होते हैं साउथ एशिया में? दैट्स नॉट ट्रू। इंडिया में और भी, सॉरी, साउथ एशिया में और भी कंट्रीज हैं जिनके आपस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब ये 6 मार्कर भी आ सकता है, ये 2 मार्कर भी आ सकता है। नेपाल और भूटान का क्या प्रॉब्लम है? कुछ नेपाली लोग इलीगली भूटान चले गए, ये इनके मसला चल रहा है। बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान चले गए म्यांमार इलीगली, ये इनका मसला चल रहा है। बांग्लादेश नेपाल दोनों पानी के लिए लड़ रहे हैं, हिमालयन रिवर वाटर। सो इसको आप मगअप कर लो, किस किस कंट्री की क्या प्रॉब्लम है। ये अलग से 2 मार्कर भी आ सकता है और ये 6 मार्कर भी आ सकता है। तो ये तीनों ऐसे के ऐसे लिखाओगे तब भी पूरे 6 मिलेंगे। ठीक है। देन वी हैव सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये ग्रुप बनाया साउथ एशियन नेशंस का ताकि पीस और कोऑपरेशन रहे। साफ्टा क्या है? साउथ साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या एरिया, जहां पे अगर आप ट्रेड करते हो तो टैक्सेस कम लगते हैं। सार्क इतना बड़ा फेलियर क्यों है? इंडिया पाक के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी इसकी मीटिंग अटेंड करने को राजी नहीं है। लड़के हम घर बैठ जाते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि ये एक प्लेटफॉर्म है वेयर वी कैन एक्चुअली डिस्कस दीज थिंग्स, बट हम नहीं जाते हैं। बाकी कंट्रीज कहती हैं साफ्टा का जरूरत क्या है जब दो दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हैं? सो व्हाट्स द यूज ऑफ मेकिंग अ ग्रुप? और सबका कहना है कि इंडिया इज अ रीजनल बुली। आप लोग अग्री मत कराना कि इंडिया रीजनल बुली है, लिखना बाकी लोग कहते हैं। सार्क मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। तो आपको एमसीक्यू आ जाएगा कौन सा मेंबर इसमें से नहीं है। सो यू नीड टू लर्न दीज 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। अमेरिका इसके अंदर क्यों इतना इन्वॉल्वमेंट रखती है हमारी कंट्रीज में? क्योंकि लुक एट द ह्यूमंगस पॉपुलेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हमारे साथ ट्रेड करेंगे, वही मैंने जो आपको समझाया था, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। कितने इंडियंस हैं जो यूएस में जाके रह रहे हैं? सो ऑब्वियसली अमेरिका इसलिए भी इंटरेस्टेड है। इंडो पाक रिलेशंस की वजह से, क्योंकि अगर हम लड़ना शुरू कर देते हैं तो संभालेगा कौन? तो यूएस बहुत नजर रखता है हम दोनों पे। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2 मार्कर, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को सुधारने के लिए कोई 2 सजेशंस दीजिए। तो भैया मीटिंग अटेंड कर लो, एक साथ प्लेटफॉर्म बना, वहां जाके बातें करो, ट्रेड करो, कल्चरल एक्सचेंज करो। ये जो एक्टर्स वगैरह बैन हो जाते हैं पाकिस्तान के या इंडिया के कल्चर के अंदर, वी शुड नॉट मिक्स दिस। एज अ पॉल साइंस स्टूडेंट यू विल प्रेजेंट अ बिगर पिक्चर कि हमें कैसे करना चाहिए। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उसको कॉन्फिडेंस में लो कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। उनको दिखाओ कि हम तुमसे लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेट्स बी फ्रेंड्स। हम सब नेशंस की कॉमन प्रॉब्लम क्या है? हम सभी गरीब हैं। इंडिया इतना तो नहीं है। वाटर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमारे यहाँ बहुत होते हैं। क्यों है रीजनल कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम सबका हिस्ट्री सेम रहा है, हम सबका ज्योग्राफी सेम है, हम सबकी कंडीशन सेम है। तो हमें पता रहता है कि हम कितने इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। तो रीजनल कोऑपरेशन करना तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेड बढ़ता है, पीस आता है, हम बातों का सॉल्यूशन निकालते हैं और डेवलपमेंट होता है। एंड लास्ट इज, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस? सिमिलैरिटीज ये है कि कभी ना कभी दोनों में मिलिट्री रूल और सिविलियन रूल रहा है। दोनों कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन वीक रहे हैं। दोनों कंट्रीज में प्रोटेस्ट करके डेमोक्रेसी लाई गई है। पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, इज नॉट इवन अ डेमोक्रेसी टुडे। डिफरेंस, यूएस पाकिस्तान में चाहता है डेमोक्रेसी ना आए, बट उनका बांग्लादेश को लेकर ऐसा कोई नजरिया नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एप्रीहेंसिव। एंड दोनों ही कंट्री सेक्युलर बनने की बात कर रही थी, बट बांग्लादेश सेक्युलर है, पाकिस्तान सेक्युलर नहीं है। सो इस चैप्टर में सिर्फ ये रिलेशंस है, सार्क है, और इन सब कंट्रीज की कहानियां हैं, जो अगर आप सिर्फ कहानी के तौर पे भी कर लेंगे और सिर्फ 13 पेजेस अगर आप लर्न कर लोगे, दिमाग में बिठा लोगे, इसके 6 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के। क्या ये चैप्टर सबको क्लियर है? आप सबको?
Yes. ठीक है, एनी डाउट एनीबडी, और यू कैन प्लीज। हाँ जी जो हाँ वो टाइमलाइन थी पाकिस्तान में जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, सब हाँ। इन सबके टाइम वो ईयर्स भी लर्न करने हैं। बेटा मन करे कर लो, नहीं करना मत करो। आज तक तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं आया क्वेश्चन। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये नाम कभी नहीं आया है। बट यू नो, बोर्ड में कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड जनरली भी एमसीक्यूज टफर ही होते हैं। अगर आप बाकी पेपर देखोगे, एमसीक्यूज ट्रिकी होंगे। तो अगर आप सर अभी लर्न तक तो कर सारे सकते हो। इजी आए हैं सर, अभी तक सारे इजी आए हैं। क्या पेपर्स? नहीं, एमसीक्यूज। अच्छा, देखो ठीक है, मतलब इट्स अप टू यू ना। देखो, आप पढ़ के जाओगे तो आपको सब आता होगा। अगर ईयर कर लिख कर लोगे ले ठीक है, जाओ क्या? नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो लिटरली आपके लिख ऊपर कर है। ले जाओ क्या?